तो क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों 22 फरवरी के दिन जिन बच्चों को विज्ञान के पेपर में टॉपर बनना है उनके लिए देखिए एक ही वीडियो में मैं चैप्टर 1 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो आ रहे हैं 100% आएंगे वही प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। फालतू चीजें पढ़ने का अपने पास टाइम नहीं बचा हुआ है, इसलिए फटाफट से अपन शुरू करते हैं और सबसे पहले अध्याय के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको एक ही वीडियो में अपन सोल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए तो शुरू करेंगे। समझने से पहले आप समीकरण को समझिए, ठीक है, कि समीकरण क्या है। तो देखिए समीकरण का मतलब दो तरह का होता है, एक मैथ्स की लैंग्वेज में और एक साइंस की लैंग्वेज में। तो जो मैथ्स में है क्या होता है कि जो दो भौतिक राशियां हैं उनमें समानता बताने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा 2x = 5, तो ये क्या है, आपका एक समीकरण है। और ये दो भौतिक राशियां है, एक 2x है और यहाँ पर 5 है, यानी कि x का मान ऐसा है कि ये 5 आ जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं 2x = 6, तो यानी x का मान कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर 3 रखूंगा तो 2 × 3 = 6, तो 6 = 6 आ गया। तो ये जो दो भौतिक राशियां कोई सी भी दे रहे उसमें समानता बताने वाले कथन को हम कहते हैं समीकरण। पर ये मैथ्स में, अब हमारे बात है साइंस पढ़ रहे हैं हम, तो साइंस में समीकरण क्या है वास्तव में। तो देखिए कोई भी जो अभिक्रिया होती है ना उसमें होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं बढ़िया से, किसी, लिख लेना आप, नोट कर लेना, किसी अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन को दर्शाना, ठीक है, किसी अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन को दर्शाना भी समीकरण। देखिए आराम से बताऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है, ताकि आपका बेसिक कंप्लीट हो और अच्छे समझ में आए। किसी अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन को दर्शाना ही क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। आप वो अभिक्रिया की जगह पर कोई भी चीज़ बोल सकते हैं, कि पदार्थ बोल सकते हैं, किसी पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाना ही समीकरण कहलाता है। अब हम पढ़ रहे हैं रासायनिक समीकरण। तो देखिए रासायनिक समीकरण है तो अभिक्रिया भी किस तरह की होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो हम यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें होने वाले परिवर्तन को दर्शाएंगे, ठीक है, उसमें होने वाले परिवर्तन को दर्शाएंगे तो वो कहलाएगा आपका रासायनिक समीकरण। लेकिन अभी यदि आप ये परिभाषा लिखोगे तो ये सिंपल परिभाषा है, तो इसकी सटीक परिभाषा क्या है, तो वो दो उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं मैं आपके सामने, ठीक है, H2 + O और मिलकर बना आपका H2O, ठीक है। और यदि हम इसको और समझिए अच्छे से तो एक उदाहरण और लिख देता हूं, ठीक है, Z10 + H2SO4। Z10 क्या बना आपका, SO4 बना, ये यानी जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो गई, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में आप नोटिस करना है, ठीक है, मैं सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, आपको घबराना नहीं है। देखिए कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक है, यानी कि एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया ही है ये, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन जो हुई है इनमें हमने दो चीज़ों को ध्यान रखा है, एक तो इनके सूत्रों का, साथ में इनके प्रतीकों का, ठीक है। प्रतीक मतलब ये चिन्ह जो है प्रतीक कहला रहा है, ये धन है कि ये दोनों जुड़ रही है तो ये धन, तो इनके प्रतीक और सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पर दो वर्डों का ध्यान रखा, वो वर्ड कौन से हैं आपके, कि एक तो है प्रतीक और दूसरा है सूत्र, और इन दोनों के द्वारा, ठीक है, निरूपण किया हमने। निरूपण मतलब दर्शाया, निरूपण का मतलब क्या होता है, दर्शाना होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी, रासायनिक समीकरण वास्तव में क्या है कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी, रासायनिक समीकरण क्या है, तो हाँ, रासायनिक अभिक्रिया है कोई भी, उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के द्वारा, अब एक तो प्रतीक नहीं, बहुत सारे प्रतीक हो सकते हैं, एक से ज्यादा तो प्रतीकों हो जाएगा, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के द्वारा
और सूत्रों के द्वारा निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। सिंपल परिभाषा लगी अब, ठीक है, कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के द्वारा और सूत्रों के द्वारा निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। अब यहां पर एक चीज और नोट करिए। क्या नोट करना है कि यदि मैं कहूं कि यहां पर ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और ये जल H2O ये अभिक्रिया के फलस्वरूप बना है। क्या है बना है, यहां पर ये दोनों जो चीजें हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और ये अभिक्रिया के फलस्वरूप, ध्यान से समझिएगा, एक अच्छी परिभाषा आ जाएगी समझ में, ठीक है, अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहे हैं, ठीक है। तो भैया जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अभिकारक कहा जाता है। किन्हें कहते हैं, अभिकारक। परिभाषा जाए तो लिख देना, ठीक है। क्या किसने कहेंगे अभिकारक, कि जो अभिक्रिया में भाग लेंगे। तो भैया अभिकारक को क्रियाकारक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, इनके बिना क्रिया नहीं होगी। अभिकारक का दूसरा नाम क्या है, क्रियाकारक। उसी तरह अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले तत्वों को उत्पाद कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, क्रियाफल, क्योंकि क्रिया के बाद में फल प्राप्त हुआ है, ठीक है। यहाँ से नोट कर लिया अपने बात, ठीक है। तो चलिए इसकी दूसरी परिभाषा भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, रासायनिक समीकरण ये था आपका। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा निरूपण करेंगे तो इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका दूसरी परिभाषा क्या बनी, मैंने अभी बताई आपको, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में, अर्थात अभिकारक और उत्पाद के रूप में, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक और उत्पाद के रूप में उसका प्रतीकात्मक निरूपण करेंगे, यानी कि प्रतीकों के साथ उसका निरूपण करेंगे। प्रतीकों मतलब समझ गया, अभी मैंने बताया सूत्र और चिन्ह, ठीक है। तो प्रतीकात्मक निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जो परिभाषा अच्छी लगे ना वो कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इसको आप सिंपल और बनाना चाहे तो इतना सा लिखना है आपको, तो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक और उत्पाद, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को प्रतीकात्मक निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। और यदि ये थोड़ी टफ लगे तो ये कर लेना आप, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा निरूपण करते हैं तो ये आपका कहलाएगा रासायनिक समीकरण। अब दो तरह के एग्जाम्पल यहाँ पर हैं आपके सामने। एक तरह का मैंने देखिए शब्द के रूप में लिखा है और एक को मैंने सूत्र के रूप में लिखा है। तो जब हम कोई भी समीकरण है उसे शब्दों के रूप में निरूपण करते हैं ना, तो वो शब्द समीकरण कहलाता है। याद रखिएगा, एक नंबर में आता है शब्द समीकरण क्या है। तो जब कोई भी रासायनिक समीकरण को शब्दों के रूप में निरूपण करते तो शब्द समीकरण कहलाता है, और जब कोई भी रासायनिक समीकरण को सूत्र के रूप में निरूपण करते तो उसे सूत्र समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो बढ़िया से अच्छे से नोट से तैयार कर लेना है। यहाँ से आप देखिए, नोट से तैयार करने के लिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से देखिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक समीकरण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा है आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए इनको भी अच्छे समझ लेते हैं। चलिए इसे दो उदाहरणों के द्वारा अच्छे समझेंगे। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। पहले मैंने लिखा है C+O2 मिलकर क्या बना है भैया, कार्बन और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया हुई तो बना आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और दूसरा उदाहरण यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ये Mg यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इन दोनों एग्जाम्पलों में ध्यान से देखिए, पहले कुछ बातें सीखेंगे फिर अपने आप ऑटोमेटिकली परिभाषा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है या ऑक्सीजन है, ये क्या है, तत्व है। क्या है, ये तत्व है, ठीक है। और
इस तत्व के अंदर अंदर ये जो जैसे कार्बन के पास तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितना है 2 है। ठीक है, तो ये जो 2 है ये है तत्व के परमाणु की संख्या। तो इसको हम बोल सकते हैं परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या। ठीक है, तो यहां पर गौर करिए कि C हमारा 1 बार था, तो यहां पर भी C 1 बार है। O कितनी बार था 2 बार था, यहां पर O 2 बार हो गया, यानी ऑक्सीजन 2 बार हो गया। ठीक है, तो मतलब यहां पर परमाणु की संख्या जो है वो बराबर है क्या, तो है। ठीक है, तो ये कौन है, फिर से बोल रहा हूं मैं। ठीक है, ये तत्व है और तत्व के परमाणु की संख्या, तत्व के परमाणु की संख्या यहां पर क्या है, बराबर है। ठीक है, और यहां पर गौर से देखिए तत्व के परमाणु की संख्या को, तो ये Mg है 1 है, ये ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है 2 है, यहां पर 1 है। तो यहां पर तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। ठीक है, जहां पर तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो वो संतुलित है, और जहां पर तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो वो असंतुलित है। और छोटी सी चीज़ है, देखिए परिभाषा को मैं मेरे हिसाब से थोड़ा टुकड़े टुकड़े में याद करवा रहा हूं आपको। ठीक है, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक है, और हमने बता ही दिया है कि ये क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। ठीक है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, पूरी परिभाषा यदि बोलूं मैं तो क्या बनेगी कि कोई भी यदि रासायनिक समीकरण है, कोई भी रासायनिक समीकरण है उसमें अभिकारक और उत्पाद में, किसमें, अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो। क्या बोला है मैंने, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो, तो ऐसे समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब असंतुलित की परिभाषा बोलोगे तो किस तरह बनेगी, थोड़ा सा बोलने का प्रयास करो, अपने आप समझ में आएगी। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो वो आपका असंतुलित समीकरण कहलाता है। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। यानी कि याद करने का तरीका इतना सा है कि हम बोलेंगे अभिकारकों, मैं याद भी करवा रहा हूं आपको, अभिकारकों और उत्पादों में, ठीक है, प्रत्येक तत्व के, ये प्रत्येक तत्व के किसकी संख्या, यहां पर हमने 3-4 बार बोल दिया। ठीक है, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या यदि बराबर है तो संतुलित है, बराबर नहीं है तो असंतुलित है। ठीक है, तो परिभाषा आप समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ये 2 एग्जाम्पल जो मैंने बताए हैं ये संतुलित और असंतुलित के ही हैं। चलिए, तो इसको और अच्छे से नोट्स में देखते हैं, तभी समझ में आएगा आपको थोड़ा सा। देखिए कि ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। C+O2। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जिंक प्लस, ठीक है, H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है और जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, इतनी हो गई। चलिए, अब है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। Mg यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है भैया, क्लियर समझ में आ चुका होगा। असंतुलित और संतुलित तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते, समझाने का प्रयास किया है। अब एक प्रश्न आपका यहाँ पर जरूर उठता है। ठीक है, पहले आप नोट्स का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। रासायनिक समीकरण जो होते हैं उनको संतुलित करना क्यों आवश्यक है, देख लीजिए, देख लेता हूँ मैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास पहले से। ठीक है, ये देखिए, तो ये यहाँ पर देखते हैं, ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो हम लिखेंगे द्रव्यमान का जो संरक्षण का नियम है।
ठीक है, कोई भी समीकरण असंतुलित हम नहीं लिख सकते। ये तो मैंने आपको यहाँ पर देखिए उदाहरण पूछे है कोई असंतुलित का, तो असंतुलित लिखना है, वरना आपको उसे संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिपालन करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। बस इतना सा है, 2 नंबर में पूछ लेता है। ठीक है, ये लिखोगे। साथ में ये कभी कभी ऐसा पूछता प्रश्न जो आपसे है कि रासायनिक समीकरण, जो संतुलित रासायनिक समीकरण है वो किसे कहते हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हो ये संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और इसे, ठीक है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो ये तो संतुलित की परिभाषा हो गई, और बाकी जो मैंने यहाँ से आपको बता ही दिया है ये प्रश्न। ठीक है, ये इसका उत्तर लिख देना। ठीक है भैया, नोट से तैयार करते रहना। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो छूट गई थी, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। देखिए कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, कंकाली समीकरण जो हमारा असंतुलित समीकरण है ना, जो मैंने अभी बताया था आपको, वो कंकाली समीकरण है। ठीक है, ध्यान रख दिया जाएगा। और असंतुलित समीकरण को किस विधि के द्वारा संतुलित किया जाता है। तो देखिए जो विधि के द्वारा संतुलित किया जाता है ना, उसे कहते हैं हीट एंड ट्रायल विधि द्वारा। 2 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, सब कुछ बता रहा हूं। ठीक है, एक एक चीजें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है हमारा वो बना है कि वायु में जलने से पूर्व या जलाने से पूर्व, थोड़ा बच्चों ने नोट तैयार किया तो थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देते हैं तैयार करने में। ये प्रश्न है आपका कि कोई भी वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए जो मैग्नीशियम रिबन है ना, वो अभी मैंने जो उदाहरण बताया था आपको, कौन सा उदाहरण, जो असंतुलित समीकरण का उदाहरण था। ठीक है, कहाँ चला गया, मैंने यहाँ पर उदाहरण आपको बताया था, ये यहाँ पर लिख भी देता हूँ भले, ये आपका Mg+ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बना था क्या, MgO, ये बना था। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या होती है, जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है ना ये, तो इसके ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की आरक्षक परत जम जाती है। अब उसको हटाने के लिए ही इसे पहले हम कपड़े से या रेगमाल से इसको साफ करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की आरक्षक परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए इसे साफ किया जाता है। ये जो परत है ये मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकेगी, तो वह मैग्नीशियम जलेगी नहीं। ठीक है, सीधी सी बात है। तो बहुत ही सिंपल सा था, बढ़िया से कंप्लीट करना है। अब हम जानेंगे कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनको संतुलित करने का जो तरीका है। देखिए बहुत ही बेस्ट तरीका बताऊंगा, ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिए या फिर बेसिक तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझने में आने वाला है। चलिए तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 एग्जाम्पल भी ले लिए हैं। देखिए पहला देखते हैं, यहाँ पर है हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इनकी क्रिया जो करी तो बना क्या हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, तो यहां से देखिए एज, अब इनको संतुलित कर का मतलब क्या है कि देखिए इसका जो तत्व है, तत्व का मतलब क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, उसमें परमाणु की संख्या, परमाणु यानी कि जो नीचे लिखा रहता है ना, ये परमाणु रहते हैं। यानी कि मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं आपको देसी तरीके से, तो यहाँ पर देखिए H में कितना है, 2 है, और Cl कितना है, 2 है। पर लेकिन यहाँ पर H कितना है, 1 है, और Cl 1 है। तो नियम क्या है कि हम यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं कर सकते, करना जो है वो आगे। तो जैसे ही मैं आगे यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो 2H, यानी कि H भी कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया है, और Cl भी 2 बार है। तो बहुत ही सिंपल था, सरल था। ठीक है, यदि इसी तरीके से कहीं का दूसरा आए तो वो आप स्वयं कर सकते हो। अलग अलग टाइप के सवाल ले रहा हूँ ताकि एक एक सवाल लूंगा। ठीक है, एक एक समीकरण, और आपको अच्छे समझ में आएगा। दूसरा देखिए, यहाँ पर है सोडियम है, ये जल से इसकी क्रिया की तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए गौर से कि जो ये Na है ये तो आपका 1 ही बार है, O जो है वो भी 1 बार है, लेकिन जो H2 है इधर है 2 बार। ठीक है, अब यहाँ पर है 2 और 1 3। ठीक है, तो कोई सा भी एक शब्द को आप पकड़ लीजिए, एक तत्व को पकड़ लो, शब्द नहीं सॉरी, एक तत्व को पकड़ लो, कोई सा भी एक तत्व। तो यहाँ पर हमारा एक तत्व कौन सा है, वो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को हमने देखा यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब मैं यदि 2 है यहाँ पर और ये यहाँ पर है, ठीक है, तो एक यहाँ पर 3 हो गया। अब तो 3 तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, क्योंकि यदि मैं 3 का गुना करूँ तो 3 दूने 6 हो जाए।
तो मैं इसको ज़्यादा करने के लिए 1 से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 से फर्क पड़ेगा। 2 दूने 4 हो गया। ठीक, अब जब 4 हो गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, पर यहाँ पर मैं यदि 2 का गुना करूँ, ठीक है, थोड़ा सा अपना दिमाग को लगाना है बस, और कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी, बस एक तत्व को पकड़ लो, उसको 4 करो। ठीक है, तो ये 4 हुआ, तो इसको भी 4 करना है, तो 2 दूने 4। अब ये 4 हो गया, ऑक्सीजन जो O है वो 2 हो गई, तो हाँ, तो यहाँ पर भी तो 2 हो गई है ऑटोमेटिक ही। अब रही बात क्या है, Na की, तो Na 2 हो गया है, तो हम भी क्या करेंगे, Na के आगे 2 लिख देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, सरल है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, बिल्कुल करते जाओ, ऑटोमेटिकली ही संतुलित होगा। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बेरियम क्लोरीन है, क्लोराइड है, और एल्यूमिनियम सल्फेट, तो बन गया बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये अलग निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप नोट करो इस चीज़ को कि यहाँ पर Ba जो है वो कितनी बार है। ठीक है, Ba जो है वो हमारा है 1 बार दोनों जगहों पर। ठीक है, फिर Cl देखो, Cl2 ये 2 बार है, और ये कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया है। ठीक है, तब ये जो 3 बार है, तो मैंने तरीका बताया अभी हाल ही, ऊपर 3 जब रहता है तो हम तो 4 ही करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया भैया 2। ठीक है, अब 2 लिख दिया तो ये हो गया 4। ठीक है, ध्यान से समझिए, ऑटोमेटिकली ही आपका संतुलित होगा। बस केवल आप एक एक तत्वों को देखो। क्लोरीन हो गया 4, अब यहाँ पर क्लोरीन 3 है, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी नहीं है, इसलिए ठीक है, मैं यदि यहाँ पर 2 से गुना करता हूँ तो ये 3 है और ये 2 6 हो जाए। ठीक है, अब 6 के लिए हमको यहाँ पर 2 से नहीं करना पड़ेगा, कितने से करना पड़ेगा, यहाँ पर होगा 3 से। बस थोड़ा सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखिए कई बार थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, ये 3 हो गया है, और यहाँ पर मैं 2 लिख दूँ, क्यों लिख दूँ, क्योंकि 3 दूने 6 हो गया, और ये भी 3 दूने 6 हो गया। समझ में आई बात, नहीं आई? चलिए, या फिर आप यदि इस तत्व को पकड़ लेते ना, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, इसको पकड़ लिया, अभी मैंने आगे यदि पढ़ता तो ऑटोमेटिकली समझ में आता। देखिए यहाँ पर देखिए HSO4 कितनी बार है, 4 बार है, और ये 3 बार, 4 तिया कितनी बार हो गया है, 12 बार। तो 12 बार करने के लिए इसको 3 का गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, 4 है, 4 तिया 12। अब जब 12 कर दिया इसको, तो ये तो क्लियर है। अब Ba कितनी बार हो गया, 3 बार, तो ये 3 बार हो गया, ऑटोमेटिकली अब संतुलित तो हो गया ये, पर लेकिन यदि इसको यहाँ से पकड़ते ना तो और अच्छे समझ में आ जाता। ठीक है, तो इसे थोड़ी बहुत कई बार गलती भी हो जाए तो उसको नज़रअंदाज करना है। ठीक है, उसको मेहनत करके और आगे बढ़ाना है। चलिए आगे चौथा देखते हैं। चौथा क्या है आपका, HNO3। ठीक है, अब ये सवाल आपसे ही पूछूंगा मैं। ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी है इसमें, बताइए। ठीक है, H2NO3 है, यहाँ पर है CaOH2, यहाँ पर ये हो गया, और H2O, यहाँ पर H देखो आप, H 1 बार ये यहाँ पर है, तो हमारे पास यहाँ पर कितनी बार हो गया, ये 2 बार हो गया। कितनी बार हो गया है, 2 बार। ठीक है, अच्छे समझना है। ठीक है भैया, तो ये कितनी बार हो गया, यहाँ पर 2 बार हो गया है। ठीक है, और ये H यहाँ पर 2 बार है, तो H पूरा गिन लो, पूरा H गिनो, यहाँ से मतलब नहीं है कि ये गिनो, ये भी गिन लो। H 2 बार तो ये, और 1 बार ये, तो कितनी बार हो गया, 3 बार। ठीक है, यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार। चलो और कहीं का देखो, उससे पकड़ में आए तो NO3 है। ठीक है, NO3 है, यहाँ भी NO3 है, Ca है, बस पकड़ में किससे आएगा, आपका H से ही पकड़ में आएगा ये चीज़ें। ठीक है, अब जब H से पकड़ में आएगा तो सिंपल सी बात है, अब इसको करो आप कितना, यहाँ पर मैंने जैसे ये 2 बार है, और यहाँ पर कितनी बार है अपना, 2 बार तो ये हो गया, और 1 बार ये 3 बार हो गया, तो हम करेंगे 2 से गुना, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कर दिया, कितनी बार हो गया H आपका, 4 बार। तो H 4 बार करने के लिए यदि यहाँ आगे 2 कर दूँ तो 2 ने 2 तो 4 ये हो जाए फिर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ 2 लिख दिया, तो 2 दूने 4, तो यहाँ पर H में गुना नहीं करना, करेंगे कहाँ गुना पर, यहाँ पर 2 से। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखो, कोई दूसरी चीज़ तो असंतुलित नहीं हो गई है। ठीक है, तो देख लो, H 2 ने 2 4, ठीक है, O कितनी बार हो गया है, तो O 3 और 2। ठीक है, यहाँ से देखिए इसको, 3 और 2, तो देखिए यहाँ पर 3 दूने 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये एक मिस्टेक है, समीकरण मेरे द्वारा गलती हो गई थी इसमें। तो ये गलती क्या थी
कि ये समीकरण क्या है आपका CaNO3 है और इसकी ट्वाइस यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये मेरी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, अब देखिए मिलान करिए, ये अभी नहीं की मैंने, वो सवाल में थी तो मेरे जल्दबाजी उतारने में गलती हो गई। ठीक है, तो देखिए 3 दूने 6 हो गया। ठीक है, ये भी 3 दूने 6 हो गया। Ca एक बार है, Ca एक बार है, ऑटोमेटिकली संतुलित हो गया है। अंतिम देखते हैं H2S है। ठीक है, और इधर है ऑक्सीजन, और यहाँ पर देखिए जल है और SO2 है। ठीक है, अब किसी भी एक को पकड़ना है। पहले H को देखो, H को देखो, H कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है साहब, 2 बार हो गया। O को देखो, S को देख लो, S को पहले, S एक बार है, S एक बार है, लेकिन गड़बड़ किसकी है अब यहाँ पर, O2 की। तो ये O2 यानी O कितनी बार है, यहाँ तो 2 बार है, 2 बार ये हो गया, यानी एक बार ये 3 बार हो गया। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि 3 बार आए तो 4 बार करना ही पड़ेगा। तो ये 2 का मैंने यहाँ पर गुना किया। ठीक है, जब 2 का गुना किया तो O कितनी बार करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए O कितनी बार हो गया, 4 बार, और 4 बार करने के लिए इसमें 2 का गुना मैंने आगे कर दिया। ठीक है, हो गया भैया सारी चीज़ें। पर लेकिन अब नोटिस करो इसमें दूसरी चीज़, क्या नोटिस करना है कि यहाँ से यदि मैंने अब इसको 2 बार कर दिया है, ठीक है, तो ये 2 ने 2 ये 4 तो हो गया, लेकिन ये H जो है अब कितनी बार हो गया बताओ। ठीक है, अब कितनी बार हो गया H जो है आपका 4 बार हो गया। तो 4 बार करने के लिए साहब ये 2 का गुना करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत कई का सवाल जो है देखने में सरल लग रहा है। ठीक है, कुछ कुछ माथा पच्ची वाला काम भी, इसलिए मैंने उसको एग्जाम्पल, मेरे को पता है कौन सा कहाँ लिखना है, पर मैं आपके जरिए बता रहा हूँ ताकि आपके लेवल में रहकर सवाल को करूँगा तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, अब ये 2 हो गया, तो ये 2 से S कितनी बार हो गया देख लीजिए अब। ठीक है, H को करा बराबर, जब तक S बिगड़ गया तो S कितनी बार हो गया, अब 2 बार हो गया। अब जब S भी कर दिया, अब थोड़ा मिलान करो, तो ये H कितनी बार हो गया, पूरा 4 बार, साहब 4 बार। ठीक है, S को देखो 2 बार है, 2 बार। ठीक है, अब ऑक्सीजन को और देख लो सही है या गलत है, 2 ने 2 4 है यहाँ पर तो, लेकिन 2 तो यहाँ पर। ठीक है, और ये 2 दूने 4, देखिए 4 तो यहाँ पर होगी, 2 यहाँ पर, 6 हो गई। तो 6 के लिए फिर यहाँ पर 2 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब पहले से डायरेक्टली 3 मत लिख देना, रटन विद्या हो जाएगा वो। ठीक है, मेरे को पता था कि यहाँ पर 3 है, लेकिन मैंने आपके लेवल से बताया है। ठीक है, समझाने का प्रयास किया है, आशा करता हूँ थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए कोई सा भी समीकरण को संतुलित करो ना, सबसे पहले यही ध्यान रखना है बस कि उसको आपको आराम से करना है। ठीक है भैया, तो कुछ सवाल है आपके एक्सरसाइज में, सवाल देख लीजिएगा। ठीक है, ये IMP सवाल है, ये संतुलित करने वाले हैं। वैसे मेरे पूरे संतुलित कराए हैं, यहाँ पर कर दिए हैं। ठीक है, आपको इनकी मेहनत कर लेना, ये आपकी बुक के थे, मैंने संतुलित करके कर दिया ये सवाल, स्क्रीनशॉट ले लेना नोट्स में आप। ठीक है, हो गया इतना, यहाँ से देख लीजिएगा। ये ऊपर का है, इनको उतारना आप, और ये संतुलित कर दिए हैं बाद में। ठीक है, लेकिन आप ये हरे कलर के जो लिखे ना यहाँ पर, ये सवाल आपकी बुक में लिखना, ये आपकी बुक में दिए हुए हैं, फिर इसको संतुलित करना। तो संतुलित करके मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड भी करा रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरह का सवाल है। ये अच्छी मेहनत कर लो यार, आपके लिए, केवल आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, एकदम फ्री सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, नोट्स। आप खुद समझ सकते हो कि नोट्स को तैयार करने में, इतनी अच्छी राइटिंग में तैयार करने में समय लगा होगा। ठीक है, वो भी मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए ठीक है, इसके बाद में ये रासायनिक समीकरण वाले सवाल हैं, इनको अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो मैं आपको बता दूंगा, ये अधिकतर परीक्षा में आती भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा फिर भी। ठीक है, इतना हो गया ये। इसके बाद में ये रासायनिक समीकरण है, संतुलित करना है इसको भी। एक सवाल आता है संतुलित करने के लिए। ठीक है, जिस तरह के शब्द समीकरण, इससे इनको संतुलित अवस्था में लिखना है। इसके बाद में ये हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ से हो गया इतना। अब एक प्रश्न यहाँ पर आता है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। ठीक है, वैसे ये अगले चैप्टर में भी आएगा। संक्षारण से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं ताकि वो नमी के संपर्क में ना आए। बस इतना सा लिख दिएगा, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब अभिक्रिया जो होती है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। रासायनिक समीकरण में समझ जाइएगा, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली है संयोजन, दूसरी वियोजन है, तीसरी है आपकी, ठीक है, विस्थापन, चौथी द्विविस्थापन और रेडॉक्स है। ठीक है, 5 तरह की अभिक्रिया है। पांचों को अच्छे से समझेंगे बारी बारी से। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया को हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, इससे एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। या तो संयोजन
अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण पूछ ले, वियोजन की पूछ ले, विस्थापन की, द्विविस्थापन की और रेडॉक्स की। ठीक है, इनमें से आपका एक प्रश्न 100% आता है और इनसे रिलेटिव दूसरे प्रश्न भी बनते हैं, वो सारे सॉल्यूशन समझाऊंगा। ठीक है, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, केवल सिर्फ आपके लिए। चलिए तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया को हम अच्छे से समझ लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कार्बन की क्रिया हमने किससे कराई, ऑक्सीजन से, तो एक गैस बनी जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर आप गौर से देखिए कि ये अभिकारक है, इस वाले को हम कहते हैं अभिकारक, या फिर अभिकारक हम दोनों को कहते हैं। तत्व भी वो कह सकते हैं, क्योंकि कार्बन भी एक क्या तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है। यौगिक भी हो सकता है कभी कभी, क्योंकि एक तत्व ठीक है से ज़्यादा रहेंगे, मतलब जुड़े हुए रहेंगे तो यौगिक में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप गौर से देखिए, जब दो या दो से अधिक तत्व, दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक, तो जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल का मतलब होता है एक उत्पाद, एकल उत्पाद बनाते हैं, तो वहां अभिक्रिया कहलाती है आपकी संयोजन। सिंपल सी बात है, संयोजन का मतलब क्या है, जुड़ना होता है। तो हम बोलेंगे कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं तो वहां एकल उत्पाद बनाते हैं, तो इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। उस कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिखना रहता है वैसे। मैग्नीशियम है Mg, ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा आपको। अच्छा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है तो बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक संतुलित नहीं है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली संतुलित था, लेकिन यहाँ पर देखिए O2 है तो यहाँ पर 2 का गुना करना पड़ेगा। अब Mg 2 आगे यहाँ पर लिख दो। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक आपका संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं H2, यानी कि आपकी हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन O2 मिलकर क्या बना है, जल H2O। अब यहाँ पर O2 है, संतुलित करो तो यहाँ 2 लिखेंगे, तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, अब ये यहाँ पर संकेत लिखना चाहिए, ठोस, और ये गैस है, और ये भी आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या है, आपका ठोस है। ठीक है, यहाँ पर ये H2 गैस हो गई, हाइड्रोजन ये भी गैस हो गया, पर लेकिन जो जल है वो लिक्विड है L। ठीक है भैया, तो मैंने ये क्या बताया कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कुछ और एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए गए हैं, देखिए सबको समझिए। ठीक है, क्योंकि एक कभी कभी क्या करता है, रिएक्शन दे देता है और आपसे पूछ लेता है सही विकल्प में। तो यहाँ पर देखिए आपके ये रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार है, इसमें संयोजन का एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही बेस्ट। इसको हम अभी आगे समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा इससे। बिना हुआ बुझा हुआ चूना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड की जब क्रिया हम जल से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और प्लस उष्मा बाहर निकलती है। तो जिस अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है ना, तो उसे कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, ये चीज़ हम अभी बाद में समझेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है, अभी संयोजन अभिक्रिया को समझना। ठीक है, इसके अलावा कोयले का दहन कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, तो कोयले का दहन भी क्या है, आपकी एक संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, मैग्नीशियम का वायु में रिबिन का दहन हो जाएगा, वो भी संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ से देखिए ये भी आपकी क्या है, प्राकृतिक गैसों का दहन, ये भी आपका उष्मा छिपी है, पर लेकिन ये संयोजन ही है इसमें भी। ठीक है, तो बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है भैया, चलिए तो अब नोट्स में आपको किस तरह से लिखना है वो देख लीजिए। ये है संयोजन अभिक्रिया, यहाँ से आपको हेडिंग डाल के इस तरह से लिख लेना है। ये संयोजन है कि वे अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व, ठीक है, या यौगिक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। तत्व कह सकते हो, या यौगिक कह सकते हो, या अभिकारक भी कह सकते हो। ठीक है, ये मैंने लिखा कि अभिकारक भी लिख सकते हैं। चलिए अगला है जो हमारा है वो है वियोजन अभिक्रिया। तो चलिए इसे भी अच्छे समझते हैं। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या है। देखिए वियोजन का मतलब क्या है, पहले तो वो समझिए। वियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है टूटना।
ठीक है। तो जिस तरह संयोजन अभिक्रिया थी, तो संयोजन अभिक्रिया में क्या हुआ था कि जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिले थे और एकल उत्पाद बनाया था। इसका एग्जाम्पल के सहारे बहुत अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल लिखता हूं मैं यहां पर एक, ठीक है। यहां पर एग्जाम्पल है आपका जल, यानी कि H2O। यदि इस जल में हम विद्युत धारा का प्रवाह करें, यानी करंट दे, तो ये दो चीजों में टूट जाएगा, ठीक है। अब किस में टूटेगा? एक तो हाइड्रोजन में प्लस ऑक्सीजन में। संतुलित कर लो इसे। यहां पर O एक बार है, यहां दो बार हो गया है, तो इसलिए दो का गुना यहां करना पड़ेगा और दो का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा, क्योंकि दो दूनी ये चार हो गया। तो ये आपका एक संतुलित समीकरण हो गया। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिख लेते, पर वैसे तीनों एग्जाम्पल बाद में देख बता दूंगा, पहले यहाँ समझिए कि इसमें क्या हो रहा है। ये है एकल अभिकारक, ठीक है। वे अभिक्रिया है जिसमें एकल अभिकारक टूट जाता है। क्या होता है? एकल अभिकारक टूटेगा। ये एक है, यहाँ पर एकल का मतलब होता है एक, तो एकल अभिकारक टूटा और कितने उत्पाद बनाए? दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। ये ठीक संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया है। बाद में हम इसको भी समझेंगे। एक प्रश्न आता बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, वो बाद में हम समझेंगे। लेकिन अभी हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा और डीप से पढ़ लेते हैं, ताकि और अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। दूसरा एग्जाम्पल और ले लो आप, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पर कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यदि कैल्शियम कार्बोनेट में हम उष्मा देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, ये उत्पन्न करेगा। CaCO3 ये आपका ठोस है, सॉलिड है। कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस है। इसी तरह यहाँ पर जल जो है हमारा लिक्विड है, ठीक है भैया, और जो यहाँ पर हाइड्रोजन है वो गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। ये संकेत जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ें क्लियर है अभी आपको? अच्छा, इसमें यहाँ पर उष्मा दी। तीसरा एग्जाम्पल और है, क्योंकि ये तीनों एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है और पूछ भी लेता है, ठीक है, एग्जाम में। तो एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं आपका। AgCl सिल्वर क्लोराइड है। इसमें यदि आपने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा इसे, तो सिल्वर अलग हो जाएगी और प्लस क्लोरीन अलग हो जाएगी। ये आपका क्या है? ठोस है, सॉलिड है। ये भी आपका सॉलिड है S, और ये Cl2 ये आपका गैस है, ठीक है। चलिए, अब इसको संतुलित कर लीजिए। संतुलित करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आप गौर से देखिए Cl2 है तो ये 2 हो गया। और वैसे संतुलित आपको करना आता भी होगा, नहीं आता तो समझा दिया है मैंने, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब एकल अभिकारक यहाँ पर था जो दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर नोट करिए। क्या नोट करना है कि वियोजन अभिक्रिया को तोड़ने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ी? एक तो विद्युत की, प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की मतलब, और उष्मा की। ये एग्जाम में पूछता है, वियोजन अभिक्रिया को तोड़ने के लिए किन किन कारकों की आवश्यकता होती है? तो विद्युत की, उष्मा की और सूर्य के प्रकाश की। तो तीनों तो एग्जाम्पल में से जो अच्छा लगे वो एग्जाम्पल लिख देना है, ठीक है। नोट से ये रहा है आपके वियोजन अभिक्रिया के कि कहाँ किसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट जाएगा और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ये मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। यहाँ पर आपको विद्युत धारा, ठीक है, देनी है, करंट देना है, और यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है भैया। चलिए, फिर अब अगला है विस्थापन अभिक्रिया, फिर उसके बाद में आएगी द्विविस्थापन। चलिए, तो विस्थापन अभिक्रिया को भी अच्छे समझेंगे। चलिए, तो विस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। देखिए, विस्थापन का मतलब क्या होता है? देखिए, विस्थापन का जो मतलब होता है वो होता है कि किसी भी वस्तु को अपनी जगह से हटाना, ठीक है।
मतलब यहां पर जो वस्तु नहीं है, यहां पर तत्व है, तो हम बोलेंगे किसी भी तत्व को अपनी जगह से हटाना। ठीक है, चलिए, तो विस्थापन का एग्जाम्पल यदि मैं लिखूं यहां पर, ठीक है, तो और अच्छे समझ में आएगा एग्जाम्पल से। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहां पर, Zn यानी कि जिंक है, प्लस कॉपर सल्फेट है CuSO4। ठीक है, मिलकर क्या बना आपका जिंक सल्फेट Zn SO4 प्लस कॉपर Cu। ठीक है, ये ठोस है और AQ है, थोड़ा समझाऊंगा, अभी मैं लिख देता हूं पहले। AQ ये लिक्विड है और ये कॉपर जो आपका ठोस है, सॉलिड है। यहां पर गौर से देखिए, ये जिंक की क्रिया हमने किससे कराई, कॉपर सल्फेट से। तो ये जो जिंक है, ठीक है, इसने कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह को ग्रहण कर लिया। यानी कि कुल मिलाकर बात है कि ये जो SO4 है, इस SO4 को इसने यहां से उठाकर अपने में शामिल कर लिया, या फिर आप बोल सकते हैं कॉपर को हटा दे, कोई भी चीज कर दो, तो ये ZnSO4 बन गया और कॉपर अलग हो गया। अब इसका मतलब क्या है, यहां से देखिए, ये भी एक तत्व है, कॉपर भी क्या है, एक तत्व है, ध्यान दीजिएगा आप। पर लेकिन SO4 जो है उस तत्व का क्या है, यौगिक है। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है वास्तव में, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित यानी कि उसकी जगह से हटा देता है। ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि उसकी जगह से हटा लिया और स्थान ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी वास्तव में, कि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसी तरह से आप आयरन को ले लीजिए, Fe, ठीक है, और ये सॉलिड होता है आयरन, प्लस आपको स्वयं को करना है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ, आप स्वयं बताओगे। कॉपर सल्फेट है, यानी ये विलयन हो गया AQ। ठीक है, बताइए क्या होना चाहिए, ये जो कॉपर है इसको विस्थापित करेगा, अभी तो सिखाया है, तो यहाँ पर ये हो गया Cu को विस्थापित कर दिया। ठीक है, और क्या बना लिया, फेरस सल्फेट FeSO4। ठीक है, और ये किस अवस्था में है, AQ यानी कि विलयन अवस्था में है। ठीक है भैया, ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट है, और ये कॉपर बन गया आपका। ठीक है, ये आयरन था। ठीक है, अगला एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, लेड भी ले सकते हैं। ठीक है, लेड यानी कि PB मरकरी PB। ठीक है, 3 एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल कोई से लिख देना आप। ये इतने सारे एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी बुक के सारे एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, CuCl2, फिर से यहाँ पर किसको विस्थापित करेंगे, कॉपर को, और बना क्या रहेगा, PbCl2, जो भी एक विलयन होगा। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, लेड क्लोराइड। ठीक है भैया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें सारी जगहों पर, ये बुक में समझिए और थोड़ा सा अच्छे से पहले, फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ से यहाँ पर देखिए हर जगहों पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर लोहे ने, आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया, इसलिए इसका नाम विस्थापन अभिक्रिया कहा। यहाँ पर जिंक, ठीक है, पहले में जिंक और लेड और कॉपर, जो जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, ये जो अभिक्रिया लिखी ना दोनों, ये जिंक और कॉपर की अपेक्षा, जो जिंक है और लेड है हमारा, ये दोनों कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। यानी कि ताकतवर कौन है, अरे सीधी सी बात है, आप तो ऐसा समझिए कि जो ताकतवर रहेगा ना वही दुबले पतले को भगाएगा। तो ताकतवर कौन है, यहाँ से जिंक है,
इसने कॉपर को फकाया यहाँ से, यहाँ पर लेड है तभी तो यहाँ से भी कॉपर को हटा दिया। कॉपर था दुबला पतला था, बेचारे को बिल्कुल कॉपर ही बना दिया मार मार के, और क्या कर दिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थे। और यदि नोट्स की बात करें तो नोट्स में से यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना आप, ठीक है, बढ़िया से अच्छे से कंप्लीट। ये तो बच्चों ने नोट्स तैयार किए तो थोड़ी गड़बड़ कर दी, मैंने एग्जाम्पल भी बता दिए वहाँ पर, इस तरह से नहीं लिखना है। ठीक है, आपको एक ही लाइन में लिखना है, एग्जाम्पल होगा। चलिए यहाँ से देख लीजिएगा। अब इसमें नोट क्या करना है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर सकता है या कर देता है। ठीक है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और अगला जो है हमारा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को भी समझते हैं। चलिए तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझ लेते हैं। ठीक है, द्विविस्थापन, द्वि का मतलब होता है दो, और विस्थापन का मतलब क्या होता है, अपनी जगह से हटना। ठीक है, यानी कि अपनी जगह को, स्थान को छोड़ देगा। तो मतलब द्वि यानी दो, तो दो दोनों ही अपनी जगह को छोड़ देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, यानी कि जो अभिक्रिया है इसका यदि मैं एक ही लाइन में इसका जवाब दूं, ठीक है, तो इसमें होगा आयनों का आदान प्रदान। क्या होगा इसमें, आयनों का, ठीक है, आदान प्रदान। अब आयनों में, किसके आयनों में आदान प्रदान हो गया, तो अभिकारकों के। अब एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल क्या है, मैंने एग्जाम्पल लिया सोडियम सल्फेट। देखिए थोड़े से फॉर्मूले है, ये थोड़े से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, टफ मत समझिए, बहुत सिंपल है। ए से NaSO4। ठीक है, ये कौन सी अवस्था में, लिक्विड में है। सोडियम सल्फेट, इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट। लिख भी देता हूं मैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छे से। सोडियम सल्फेट की जो क्रिया हुई वो हुई बेरियम क्लोराइड से, तो BaCl2। इसका क्या नाम है, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो मैंने बोला कि सोडियम सल्फेट की मैंने क्रिया कराई किससे, बेरियम क्लोराइड से। अब यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होगा, यानी कि ये तो दोनों क्या है, अभिकारक हैं। ठीक है, तो अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होगा। अब आयन कौन से, जो सोडियम है ना उस पर धन आयन पाया जाता है, सल्फेट पर ऋण आयन पाया जाता है। इसी तरह बेरियम पर धन है और क्लोरीन पर ऋण है। अब आप समझ गए हो कि ये जो धन है, ये धन वाला, ठीक है, मैं नंबर 1 लिख लेता हूँ, ये जो धन वाला है इसके ऋण वाले को विस्थापन कर लेगा। समझ में आया बात नहीं। ठीक है, ये मतलब ये Na2 के साथ कौन जुड़ जाएगा, Cl, और इसका जो धन वाला है ये नंबर 2 इसके ऋण आयन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया समझ में आ गया क्या होने वाला है कि Ba और SO4 बन गया। तो पहले तो हम लिख देंगे बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है, बेरियम सल्फेट जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है, प्लस और क्या बना है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है भैया, और NaCl जो है लिक्विड है, एक Q आप लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि Na2 था और Cl2 है, तो यानी कि Na भी 2 बार है, सोडियम भी, और Cl भी 2 बार है, क्लोरीन भी। तो यहाँ पर देख लीजिए बढ़िया से, इस तरह से आप कर दीजिएगा। ये आपका बेरियम सल्फेट, नाम लिख दूँ, और सीधी सी बात है, तो यहाँ की जगह बेरियम था तो ये सल्फेट के साथ जुड़ गया, ये सोडियम था क्लोराइड के साथ जुड़ गया, तो ये बेरियम सल्फेट लिख लेना आप। ठीक है, मैंने बोल भी दिया है। तो ये है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, वो अभिक्रियाएं आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तरीके से इस तरह से आपको एग्जाम्पल लिखना है। ये जो मैंने धन और ऋण दिए है ये आपको नहीं दर्शाने हैं। ठीक है, ये हो गया आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये बच्चों ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी लिखने में। ठीक है, एग्जाम्पल आप सटीक एग्जाम्पल यहाँ से, ये थोड़ा धन ऋण नहीं लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों पे नोट्स तैयार करवाए थे तो उन्होंने मिस्टेक कर दी। ये एग्जाम्पल ऐसा कैसा उतार देना ये। ठीक है भैया, कर लोगे कंप्लीट अच्छे से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो द्विविस्थापन के बाद में आपका आ रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया। योजन अभिक्रिया जो है
उसको संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा गया है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि वियोजन और संयोजन, संयोजन का मतलब क्या है, यहाँ पर संयोजन का जो मतलब है वो मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि जुड़ना या मिलना है, ये बताया था। संयोजन का मतलब क्या है, जुड़ना या मिलना। इसमें क्या थे, दो या दो से अधिक अभिकारक मिले थे और एकल उत्पाद बनाया था। ठीक है, लेकिन वियोजन में क्या होता, टूटा था, इसमें एकल अभिकारक था और दो या दो से अधिक इसमें उत्पाद बने हुए थे। तो ये कुछ भी नहीं है, वो डेफिनेशन जो है ना उनको ही बोलना है। देखिए, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं। ये किसकी डेफिनेशन लिख दी हमने, संयोजन की, जबकि करके वियोजन की लिख दो। जबकि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक, ठीक है, एकल उत्पाद है, ठीक है, एकल उत्पाद, ठीक है, यहाँ पर गलत लिख दिया उन्होंने, एकल उत्पाद, ये सही लिखा था, ठीक है, ये उत्पाद है, यहाँ पर है उत्पाद है, एकल अभिकारक ही है वो, एकल अभिकारक, एकल अभिकारक टूट जाता है और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। यहाँ से आप बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, यहाँ पर ये अभिकारक है, ठीक है, ये संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभी मैंने पहले जस्ट पढ़ा दिया, इसलिए यहाँ पर इसको ज़्यादा डिटेली नहीं बताया। वे अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक का तो उपचयन होता है, ठीक है, इसमें समझ गए, उपचयन यानी ऑक्सीजन जुड़ेगी, तथा दूसरे का अपचयन होता है। ठीक है, वे अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, एक अभिकारक का तो उपचयन होता है तथा दूसरे का लिख दो यहाँ पर, का अपचयन होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसे उपापचयन या, ठीक है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए, इसको यहाँ से और अच्छे समझने के लिए आप ऐसा करिए, बुक में समझिए, ये आपकी किताब में, यहाँ पर देखिए, ये एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, CuO कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया की, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देख लीजिए गौर से, ये हो गया आपका अपचयन। अब मैंने बोला कि जिसमें हाइड्रोजन का योग हो, देखिए हाइड्रोजन का योग हो, मैंने बताया था कि जो उपचयन है, उपचयन, इसमें हाइड्रोजन क्या होगी, प्लस होगी, प्लस का मतलब समझ जाना, जुड़ेगी, सॉरी, हाइड्रोजन क्या होगी, घटेगी, यानी ह्रास होगा, और ऑक्सीजन क्या होगी, जुड़ेगी। समझ में आ गई बात नहीं। और अपचयन में क्या होगा, अपचयन में, ठीक है, अपचयन में क्या होगा, या तो ऑक्सीजन इसमें ह्रास होगी यानी घटेगी और हाइड्रोजन जुड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप गौर से देखिए कि ये कॉपर, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, और ह्रास होने को कहते हैं हम, देख लीजिए, अपचयन। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन आकर जुड़ रही है, तो ये जुड़ रही है, तो ये हो गए उपचयन। ठीक है, याद रख लोगे आप। ठीक है, ये उदाहरण आपको यहाँ से, अन्य उदाहरण ये है। ठीक है, अच्छे से आप तो कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल आपको। ठीक है, ये नोट्स आप यहाँ से तैयार करिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है भैया, संचारण और विकृत गंधिता। ठीक है, बस ये अंतिम है, इसके बाद में पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। देखिए, संचारण बहुत ही सिंपल है, जंग जिसे कहते हैं ना, जंग लगना, वही संचारण है। जब कोई भी धातु जो है अपने आसपास अम्ल और नमी के संपर्क में आएगी, ठीक है, जब कोई भी धातु अपने आसपास अम्ल और नमी के संपर्क में आएगी तो वो संचारित हो जाएगी, और इस घटना को ही, संचारित मतलब खराब होने लगेगी, तो इस घटना को क्या कहते हैं, संचारण कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। ठीक है, लोहे पर जंग लगना इसका एक उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद में है संचारण को रोकने के उपाय, यानी कि जंग से बचाने के लिए सब जानते हैं, लोहे की बनी हुई वस्तु को, जैसे हमारा गेट होता है, कोई भी चीज़ बनी है लोहे की, मशीनरी होगी, ठीक है, उनको जंग से बचाने के लिए हम एक तो पेंट कर देते हैं, वार्निश कर देते हैं, ग्रीस या तेल लगा देते हैं, मिश्र धातु बना देते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण जो होता है मिश्र धातु कहलाता है। विद्युत लेपन कर देते हैं। विद्युत लेपन का मतलब ये है कि जो आपने सुना होगा ना, GI पाइप जो होल मशीन वाले होते हैं ना, होल करने वाले बोरवेल,
उनके पास होता है वो जीआई पाइप, ठीक है। जब मिट्टी में झीर आ जाती है ना, ठीक है, तो वो भीतर जो डालते हैं वो केसिंग, ठीक है, वो विद्युत लेपन का बना होता है, यानी जिंक पर जस्ते की परत विद्युत लेपन कहलाती है। चलिए इसके बाद में जो अंतिम है वह है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता बहुत ही सिंपल है। ये जो विकृत गंधिता है, आपने पापड़ और चिप्स देखे, उनकी पॉलीथीन जो कुरकुरे, तो कुरकुरे तो देखे ना, सबका फेवरेट होगा। तो कुरकुरे जो है उनको आपने देखा होगा, उसमें हवा भरकर आती है, ठीक है। तो वो हवा जो होती है वो नाइट्रोजन की होती है। क्यों भरते हैं उस हवा को, ठीक है, क्या वजन बढ़ाने के लिए? नहीं, ठीक है, कि वो पापड़ और चिप्स वो खराब ना हो। अच्छा, खराब नहीं होगी, कैसे नहीं होगी भैया? अरे मेहमान अपने घर आते हैं ना, तो आपने सबने देखा होगा चिप्स और पापड़ या नमकीन तले होंगे, ठीक है। घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक वो अच्छे लगते हैं, बस 3-4 घंटे के बाद में बहुत बेकार और लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो नमी के संपर्क में आए, तेल और वसा से युक्त पदार्थ जो है उपचयित हो गए, ऑक्सीजन से उन्होंने क्रिया कर ली और अपना स्वाद और गंध बदल दिया, ठीक है। इसलिए फिर बाद में बेकार लगते हैं। इस घटना को कहते हैं विकृत गंधिता। वो जो खराब होना है ना, वो तेल और वसा युक्त पदार्थ खराब हो जाते हैं, वो घटना जो होगी बस उसे कहेंगे विकृत गंधिता। तो ठीक है, परिभाषा सिंपल है कि तेल और वसा युक्त पदार्थों को उपचयित होकर अपना स्वाद और गंध बदल लेते हैं, इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। पापड़ और नमकीन चिप्स से कुछ भी लिख सकते हो इसका उदाहरण। अब इसको रोकने के उपाय बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज़ें। देखिए, संचारण और विकृत गंधिता, और ये अंत में एक प्रश्न और बचा हुआ है, ये तेल और वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित, बस इनमें से आते रहते हैं हमेशा ही। तो विकृत गंधिता को रोकने के उपाय क्या है? प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करेंगे, ऑक्सीजन गैस को हटा देंगे और उसकी जगह पर वो हवा भरते हैं ना, वो ऑक्सीजन नहीं होती है, वो नाइट्रोजन होती है, चिप्स पापड़ की थैलियों में भरकर आती है जो, ठीक है। अब अंतिम प्रश्न है आपका, तेल और वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है? वही प्रश्न है ऊपर वाले, ठीक है। तो कि तेल और वसा युक्त पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहते हैं ना, ठीक है, तो उपचयित हो जाते हैं और अपना गंध और रंग स्वाद और गंध बदल लेते हैं। इसलिए इन्हें कम सक्रिय गैस, यानी खराब ना हो, इसलिए इन्हें कम सक्रिय गैस नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, ठीक है भैया। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पर समझा दिया है, और इस चैप्टर के आगे अगला चैप्टर जो है आपका ये, ठीक है, ये है आपका अम्ल क्षार और लवण। अब आगे हमारा है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं और उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए अच्छे से समझेंगे। चलिए तो अब समझते हैं उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया को। देखिए, उष्मा क्षेपी का मतलब ये होता है कि उष्मा उत्सर्जित होगी, उत्सर्जन होना है, यानी कि उष्मा क्या होगी? बाहर निकलेगी, ठीक है। और शोषी का मतलब क्या होगा? समाहित होगी, ठीक है। यानी कि उष्मा का क्या होगा? अवशोषण होगा। अवशोषण को बोल सकते हैं अपन ग्रहण होगी, ठीक है, यह होना लिख सकते हैं अभी आप, ठीक है। अब एग्जाम्पल के द्वारा यदि कहूँगा ना, ठीक है, तो बिल्कुल जीवन भर याद रहेगा। यदि मैं कहूँ आपसे कि लकड़ी जलाओ साहब, लकड़ी का, लड़की लिख दिया था, लकड़ी का जलना है। दूसरा एग्जाम्पल है बादल बरसन आएंगे, बादल से बारिश होना, ठीक है। तीसरा हम बोल सकते हैं श्वसन की क्रिया। बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, पूरा याद रहेगा, ठीक है। अभी थोड़ा एग्जाम्पल को समझो, लिख दिया एग्जाम्पल, अब ठीक है। अब मैंने कहा कि लकड़ी को जलाओ, तो जलाओगे तो बताओ मेरे को उष्मा बाहर निकलेगी या अंदर जाएगी, ठीक है। तो आप बोलोगे कि बाहर आएगी, जलेगी, बिल्कुल हमें गर्मी होगी, ठीक है। बादल से बारिश होना, बाद में भले ही पानी ज़्यादा गिरेगा ठंडे करेगा, पर शुरुआत में आप सब समझते हो, शुरुआत में यदि 2-4 छांटे पड़ के चला गया ना, तो बिल्कुल फिर ऐसी तपन होती है ना, ऐसी तपन, बिल्कुल गर्मी में बैठ नहीं सकते, ठीक है। तो वो क्या हो रहा, बादल से जब बारिश होंगे तो जो धरती पर बूंद गिरेगी शुरुआत में, ठीक है, तो बिल्कुल गरम गरम कर देगा मामला, ठीक है। मतलब उष्मा बाहर निकलेगी। श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया में भी आप सब समझते हैं कि जो उष्मा है वह एटीपी के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये सारी जो अभिक्रियाएं हैं ये आपकी उष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा, ठीक है, उन्हें उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए 1-2 एग्जाम्पल इधर भी लिख दो उष्मा शोषी में भी। तो चलिए
यदि मैं कहूं कि जल से वाष्प बनना, जल से वाष्प बनना, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल और लिखते हैं, थोड़ा सा पेन दिक्कत दे रही है, चले। जल से वाष्प बनना है, और दूसरा क्या है हमारा कि बर्फ का पिघलना, बर्फ का। अब बताओ यहाँ पर जल जब वाष्प बनेगी, यानी कि पानी को आपने गर्म कर रहे हो, तो जो आप उसमें, ठीक है, जला रहे हो, नीचे जो अपन लकड़ या कुछ भी चीज़ जला रहे हो, गैस जला रहे हो, कुछ भी जला रहे हो, तो गर्मी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो वो गर्मी कहाँ जा रही है, वो पानी ग्रहण कर रहा है, तभी तो वो गर्म होगा, ठीक है। तो ये बन गई आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। बर्फ का पिघलना, ये भी क्या है आपकी, क्योंकि बर्फ कब पिघलेगा, बर्फ बहुत ठंडा रहता है, ठंडा रहता है तो उसको बाहर निकालते हैं, तो वातावरण की जो गर्मी है ना उसको वो ग्रहण करता है। अब ग्रहण करता तो वातावरण के अकॉर्डिंग ढलता है, ठीक है, यानी कि वो ज़्यादा ठंडा है और वातावरण इतना ठंडा नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली पिघलने लगता है, यानी कि गर्मी जो है उसने अंदर ग्रहण की। तो ये जो उदाहरण है ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के उदाहरण है। अब आपकी जो बुक में है वो बहुत ही बढ़िया सा उदाहरण है, और वो उदाहरण आपको, ठीक है, एग्जाम में करके आना है। पहला है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो ये पहला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मार्केट से आप लेकर आए कैल्शियम ऑक्साइड, अभी बताऊंगा क्या है ये, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब कैल्शियम ऑक्साइड का नाम मैं लिख देता हूँ, बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं इसको, बिना बुझा हुआ चूना मार्केट से लेकर आते हैं। अब आपने देखा होगा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं ना, जिसे आपकी मम्मी अम्मी से इनसे पूछ लेना आप, कि उस चूने को पहले पानी में डालना पड़ता था, ठीक है, उसको डायरेक्टली। अब जब उसको पानी में डालते थे तो भैया उससे फिर हाथ नहीं लगाना था, हाथ लगा दे तो आदमी के फपोले पड़ गए, ठीक है। तो वो पानी में क्यों डालते थे वो अभी बता रहे हैं, ठीक है। आप भले आपकी मम्मी से पूछना, पापा को क्या नॉलेज होगा, ठीक है, मम्मी ने ये काम किया है। तो जब पुताई करते थे तो चूने को पानी में डालते थे। अब पानी में डालते थे तो साहब वो बिल्कुल, ठीक है, उबलने लगता था, पानी बिल्कुल गर्म कर देता था वो, ठीक है, उसमें उकाले फूटने लगते थे। उकाले का मतलब होता है कि उबलना वो शुरू कर देता, कई कई बार तो उबलने लगता था, ठीक है, क्योंकि क्या है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब वो गर्मी क्या है, जब जल से क्रिया करेगी ना तो गर्मी बाहर निकलेगी, ठीक है, यानी कि उसके अंदर क्या है, ऊष्मा बहुत ज़्यादा है, वो ऊष्मा उत्पन्न करेगा, और जो ऊष्मा उत्पन्न करेगा उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए, ठीक है, इतनी चीज़ें तो क्लियर है अभी तक की, ठीक है, कि जो उसको जैसे पानी में डालते थे तो वो उबलना प्रारंभ करता था, ऊष्मा उत्पन्न होती थी। अब आगे क्या होता था कि जैसे ही उसकी गर्मी ठंडी हो जाती थी, वो 24 घंटे 12 घंटे या 4-5 घंटे के बाद में वो थोड़ा ठंडा हो जाता था, फिर उसकी पुताई करते, उसमें और पानी घोल लेते थे जिस आवश्यकता के अनुसार, और पुताई कर देते, ठीक है। तो वो जो बनता था फिर जो पुताई करने के लिए जो तैयार माल था, ठीक है, वो कहते थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH2। तो ये क्या है आपका, ये है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण आपको इस तरह से लिखना है। अब दूसरा जो है ऊष्माशोषी है, ठीक है। तो ऊष्माशोषी के अंतर्गत क्या है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, ठीक है, जो संगमरमर का फॉर्मूला भी ऐसे होता है, ठीक है, संगमरमर के पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको भट्टियों में, बहुत ज़्यादा गर्मी वाले भट्टियों में डाला जाता है ना, तो ये बिल्कुल इस भट्टियों में बिल्कुल ऊष्मा को अंदर कर लेता है, और ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि जो बिना बुझा हुआ चूना होता है ना, वो इस प्रोसेस से बनता है, इस मेथड से बनता है कंपनियों में, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस उष्मा, इसको खूब गर्मियों भट्टियों में तपाया जाता है और फिर बनता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और प्लस इसमें कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक प्लस बेनिफिट उनको ये मिलता है कंपनियों को कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई, ठीक है। तो ये जो है आपका, ठीक है भैया, ये ऊष्माशोषी का है और ये ऊष्माक्षेपी का है उदाहरण, ठीक है। चलिए, नोट्स पर आप तैयार करने के लिए यहाँ से आप अच्छे से नोट्स तैयार कर लेना। ये हो गया आपका ऊष्मा
क्षेपीय अभिक्रिया हो गया, और ये आपका उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया। चलिए क्लियर इतनी चीजें। अब इसके आगे आपका एक प्रश्न बनता है यहाँ से कि सफेदी करने के 2 या 3 दिन के बाद दीवारों पर चमक आ जाती है क्यों। ठीक है, अब दीवारों पर चमक आती है, जो दीवारों पर है ना वो थोड़े समय के बाद में उस पर सफेदी कर दोगे। मैंने उस पर पुताई कर दी हमने, और पुताई करने के 2 या 3 दिन के बाद उस पर थोड़ा सा वो बिल्कुल कलर हमारा चमकेगा। वो ऐसा क्यों? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो है, ठीक है, वो जल से क्रिया करता है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है, ये कैल्शियम ऑक्साइड का ही फॉर्मूला है, जल से क्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, जिसका उपयोग हम इसका उपयोग सफेदी करने में करते हैं। ठीक है, अब सफेदी करने में किया तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ से देखिए Ca, इसको और अच्छे समझा देता हूँ कॉपी में ही। ठीक है, अब बन गया क्या है ये। ठीक है, यहाँ से समझिएगा आगे का, बिना बुझा हुआ बुझा हुआ चूना बन गया। अब इसको हमने पोत दिया किसके ऊपर, ठीक है, पुताई कर दी हमारी दीवारों पर। अब दीवारों पर पुताई कर दी, किसकी करी, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना CO2, इससे क्रिया कर लेगा। क्या करेगा, इससे क्रिया करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। ठीक है, ये जो सूत्र है ना, इसको रिवीज करना है बस ये। ठीक है, इसको क्या करेंगे, रिवीज करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर उल्टा है, फिर यहाँ पर सीधा लिखना है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा CaCO3। ठीक है, और प्लस थोड़ा सा आपने देखा होगा कि जो थोड़े समय के बाद में थोड़ी सी जो दीवार होती है वो थोड़ी गीली गीली होती है, तो ये आपका जल निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, और यहाँ पर इसको आप लिक्विड बोल सकते हैं, विलयन अवस्था में है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस है, और ये सॉलिड है गैस, और ये जल आपका आप जानते हैं लिक्विड है। ठीक है, तो ये क्या है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना लेता है। इसलिए सफ़ेदी करने के 2 या 3 दिन के बाद, क्योंकि ये थोड़ी चमकीली होती है, तो दीवार चमकने लगती है। ठीक है, तो इसलिए 2 या 3 दिन के बाद सफ़ेदी करने के हमारी जो दीवार है वो उस पर चमक आ जाती है। नोट्स यहाँ से तैयार करिएगा, सफ़ेदी करने के 2 या 3 दिन के बाद दीवारों पर चमक क्यों आती है। ठीक है, बढ़िया से आप तो पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट सारे नोट्स। देखिए, संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट की तरह होता है CaCO3। अब जो कि ये संगमरमर का पत्थर चमकीला होता है ना, इसलिए ये दीवार भी ये भी चमकेगी, तो सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे जो एक प्रश्न है, वो प्रश्न क्या है आपका, वो यहाँ पर है। थोड़ा क्वेश्चन निकाल लेता हूँ पहले। चलिए, इसके बाद में एक और आपका महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से है कि कोई पदार्थ है X है, उस विलयन का उपयोग हम सफ़ेदी करने में करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि सफ़ेदी करने में हम किसका उपयोग करते हैं, वही जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, अब इसका रासायनिक सूत्र बताना तो हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO इसका फॉर्मूला हो गया है, जो मैंने अभी क्रिया आपको बताई दी। CaO इसको जल में डालेंगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल उबलने लगेगा, तो उस बार निकली, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सिंपल है, नोट से तैयार कर लेना है, यहाँ से स्क्रीनशॉट महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस समझ जरा सी देर में बता दिया है। ठीक है, वो तो मैंने उधर समझा दिया था, इसलिए आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है भैया, इतनी चीज़ें क्लियर हैं, ये क्लियर हो चुका है। अब आगे की बात करें, ये है भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लेता है इसे। ठीक है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। चलिए, तो इसको बहुत ही अच्छे से हम जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, इसको हम थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल के जरिए जानने का प्रयास करते हैं, ताकि जीवन भर याद रहेगा। ये है आपका पानी। ठीक है, और यहाँ पर पानी में 2 चीज़ें मैं आपके सामने बता रहा हूँ। पहली है आपकी नमक, ये देख लीजिए नमक है। ठीक है, चलिए, दूसरा है आपके पास, उसको खोल लेते हैं। ये दूसरी कागज़ में मेरे पास है यहाँ पर शक्कर। ठीक है भैया, ये आपका शक्कर हो गया। चलिए, तो पहले क्या है, मैं नमक को इसमें घोलता हूँ। ठीक है,
ये मैंने जैसे इसमें घोला, ध्यान से समझिएगा सारी चीज़ें, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते करके, ये मैंने इसमें इसको घोल दिया है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ये, तो मुझे ये बताइए यहाँ पर केवल और केवल क्या वास्तव में नमक क्या था, खारा था, तो इसने इसके खारेपन को दूर कर दिया क्या, ठीक है। उसी तरह हम यदि शक्कर से के घोल से भी शक्कर पटकेंगे तो देख लीजिए ये शक्कर है, ठीक है, ये शक्कर भी डालेंगे तो शक्कर का काम क्या है, मीठा, ठीक है, क्या है, मीठा करना। तो क्या शक्कर को घोलेंगे तो मिठास आएगी या नहीं आएगी, आएगी। उसी तरह नमक को घोलते हैं तो क्या जाएगा, खारापन आएगा। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि वास्तव में हो क्या रहा है यहाँ पर। तो देखिए भौतिक परिवर्तन ही है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जो पदार्थ है, जो हमने अभी शक्कर ली, ठीक है, क्या ली हमने, शक्कर और नमक। तो नमक के या तो रंग में परिवर्तन हुआ, केवल इसमें परिवर्तन हुआ रंग में, ठीक है। उसका जो आकार था वो भी बदल गया थोड़ा सा, देखिए आकार जो था ठोस में था, ठीक है, वो उसमें घुल गया। समझ में आ रही बात, रंग में, आकार में। उसकी जो अवस्था थी, अवस्था ठोस द्रव वही चीज़ है, एक ही। आकार का मतलब है कि थोड़ा सा दाने उसके बड़े थे तो घुलकर पानी में घुल ही गया, अवस्था हो गया। उसका तापमान, तापमान का मतलब है टेम्परेचर, क्योंकि वो बाहर था तो कुछ अलग टेम्परेचर में था, यदि ज़्यादा ठंडे पानी में डालेंगे तो उसका टेम्परेचर अलग हो जाएगा, ठीक है भैया। उसकी गंध, जी हाँ, उसकी गंध में भी थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, क्योंकि यदि हम कोई से भी घोल में डालेंगे तो वो उसी घोल का गंध ले लेगा, ठीक है भैया। तो यहाँ पर आप नोटिस करो, ठीक है, रंग में, आकार में, अवस्था में, तापमान में और गंध में। और ये वास्तव में है क्या, जो मैंने आपको बताया है कि ये है पदार्थ के भौतिक गुण। क्या है, ये पदार्थ के भौतिक गुण है, ठीक है। तो जब पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, केवल किस में परिवर्तन होता है, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, तो उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। समझ में आया है। एक डेफिनेशन क्या हुई आपकी, कि जब पदार्थ के भौतिक गुणों में, ठीक है, यहां पर देख लीजिए परिभाषा को, जब पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। इसकी एक डेफिनेशन और बन सकती है, ठीक है। मैं देखिए बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, समय भले ही लगेगा, मेरा उद्देश्य यही है कि एक बार देखोगे और एक ही बार में बिल्कुल समझ में आना चाहिए जीवन भर के लिए, ठीक है। दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं आप इसके, कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था, रंग, तापमान, ठीक है, आकार, गंध आदि में से कोई में भी परिवर्तन होगा तो वो परिवर्तन कहलाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। एग्जाम्पल आप अच्छे से कर सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर दो जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हुए हैं, कि पहला है आपका पेट्रोल का वाष्पीकरण, जो मैंने यहाँ पर नहीं बताया, शक्कर का पानी में घुलना, ये आपके सामने प्रैक्टिकल रूप से बताया। दूसरा है नमक का पानी में घुलना, ठीक है। इनको आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। 2 नंबर में आपसे पूछता है परिभाषा कभी कभी, और उदाहरण भी पूछ लेता, भौतिक परिवर्तन के कोई 2 एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण जो चीज़ है, ठीक है, ये कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसे भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये समझ में आया, बात नहीं आया, इसमें आपको आप खुद स्वयं कमेंट करके बताओगे जब रासायनिक परिवर्तन को भी हम समझ लेंगे जब, ठीक है। तो